लर्नर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस डेट का 28 दिसंबर जो 2022 में सीटेट का एग्जाम हुआ था उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ईवीएस का सिर्फ हमने ईवीएस के 30 क्वेश्चन लिए हैं जो 28 दिसंबर को पूछे गए थे। इस तरह से एक एक दिन जो है हम लोग एक एक सब्जेक्ट को देखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा, जिससे मुझे समझ है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं आगे इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आऊंगी। और अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा तो भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप लोगों को तो इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी कि सीटेट का एग्जाम अब ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन होगा। एक ही दिन एक ही शिफ्ट में एग्जाम होने हैं। तो आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करिए, अभी टाइम है। आप लोग सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने भी हैं सॉल्व करिए। और सीटेट में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जिस टॉपिक से आने होते हैं वो क्वेश्चन कुछ फिक्स होते हैं, उनसे पूछे ही जाते हैं। जैसे मैप के हो गए, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ट्रेन से हो गए, दिशा से हो गए, तो इन सारे क्वेश्चन की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी क्या है, और ये भी साथ साथ पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से किस तरह से बने हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो 28 दिसंबर के जो क्वेश्चन आए हुए थे सीटेट में उसको देखते हैं। फिर हम लोग इस तरह से एक एक सब्जेक्ट का देखेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आएगी सीरीज तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा, फिर मैं आगे की वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या आया था? पहला क्वेश्चन था कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? क्या है? क्या पूछा है? गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला। ये एक अलग क्वेश्चन हो जाता है। और अगर पूछे कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी, तो वो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर क्या पूछा है? गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला। तो वो पक्षी कौन सा होता है? कबूतर, तोता, उल्लू, मैना। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैना होगा। वो मैना होती है जो पक्षी गर्दन को अपने झटके से आगे पीछे कर सकती है। लेकिन अगर पूछ ले कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला, तो वो आंसर अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया था? अगला क्वेश्चन देखिए वही दिया हुआ है जो हमने आप लोगों को बताया कि क्या है। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा होता है? कबूतर, मैना, उल्लू, तोता। तो कौन सा होता है? उल्लू होता है। अगर बोले पीछे तक तो वो उल्लू होता है। ये लगभग 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। कौन सा पक्षी? उल्लू जो होता है। लेकिन झटके से बस आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी कौन सी होती है? वो मैना होती है। ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन आया था ब्रेल लिपि से। इस तरह से आप लोगों को पता भी चलता रहेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से आए हुए हैं। तो ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ब्रेल लिपि का उपयोग? जिनको दिखाई नहीं देता वो लोग करते हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार के लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर? 4 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर या 6 बिंदुओं पर। तो ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल दिवस पूछ लिया जाता है कि ब्रेल दिवस कब होता है? तो 4 जनवरी को होता है ब्रेल दिवस। इस दिन ब्रेल का जन्म हुआ था और उन्होंने ही ब्रेल लिपि को बनाया था। तो इनके जन्म दिवस के दिन ब्रेल लिपि जो है ब्रेल दिवस मनाया जाता है। वो कब होता है? 4 जनवरी। इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए, और ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये हो गया। ये इस तरह से देखिए ब्रेल लिपि होती है। ये देखिए यहाँ पे दी हुई है, इस तरह से उभरी हुई होती है, जिसपे दृष्टिहीन लोग जो होते हैं वो अंगुलियां फेर करके इस तरह से इस पे पढ़ सकते हैं। ये होती है ब्रेल लिपि। और ये है ब्रेल। ये दृष्टिहीन थे और इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फुट, कोई भी यूनिट दे सकता है मीटर में या फुट में, ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है? बांस के खंभों पर बनाया जाता है। और ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर घर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं? तो वो राज्य है असम। असम बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो असम है। क्यों? क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होने के कारण जैसे घरों में पानी ना घुस जाए, इसलिए वो लोग बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हो गया। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। कौन कौन से जीव दिए हुए हैं? घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ। उसे चुने जो अन्य से भिन्न है। मतलब क्या है कि इन में से जो भिन्न है उसको चुने। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ में तो घड़ियाल भी देखिए पानी में रहता है, मछली भी रहती है, कछुआ भी रहता है और बतख भी पानी में रहती है। लेकिन कौवा जो होता है ये उड़ता है। तो इन सब में जो है कौवा ही इन सबसे डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। कौवा इन सबसे भिन्न होता है।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 था कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। मधुमक्खी पालन की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी होती है बिहार के लोगों की? क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है एक लोचाहा गांव है, वहां पे देखिए जो है ये लीची के पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं और उसके फूल जो होते हैं वो मधुमक्खियों को बहुत पसंद होते हैं, इसलिए वहां मधुमक्खी का पालन बहुत ज्यादा किया जाता है। और किस महीने में जो है मधुमक्खी पालन की सर्वश्रेष्ठ अवधि होती है? अक्टूबर से दिसंबर मंथ में। किसमें? अक्टूबर से दिसंबर में। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि इस महीने में मधुमक्खियां अंडे ज्यादा देती हैं और यही मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि होती है। कौन सी? अक्टूबर से दिसंबर, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये भी आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता से चंडीगढ़ तक, कहां से? कोलकाता से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा पूछा हुआ है। तो ये देखिए मैप से क्वेश्चन आया हुआ। मैप से सीटेट में क्वेश्चन फिक्स रहता है, आप किसी भी ईयर का उठा के देख लीजिए, जब से सीटेट स्टार्ट हुआ तो मैप से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। मैप क्या पूछा है? कोलकाता से चंडीगढ़। तो मैप में, इसलिए मैप जो है ये कुछ नहीं करना, बस मैप को आप जो है जहां पे आप पढ़ रहे हो वहां एक मैप लगा लीजिए और उसको बस एक बार 2 बार दिन में देख लिया करिए कौन सा स्टेट कहां पे है। ये अगर आप लोगों को तैयार है, ध्यान में है, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैप सॉल्व करने का यही आसान तरीका है कि कौन सा स्टेट कहां है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो क्या पूछा है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल यहाँ पे है। कोलकाता से क्या है? चंडीगढ़ की दिशा पूछा है ना, किस दिशा में होगा? और यहाँ देखिए ये है चंडीगढ़, पंजाब के नीचे है चंडीगढ़। तो यहां से यहाँ स्टेट लाइन खींची जाए तो ये किस दिशा में होगा? हम लोगों ने पढ़ा है कि मैप में जो है ये नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो देखिए इन वेस्ट और नॉर्थ के बीच में ये लाइन जा रही है, तो कौन सी दिशा हो गई? ये नॉर्थ वेस्ट हो गई, मतलब उत्तर पश्चिम हो गई या पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हम लोग का? डी सही हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है कोलकाता के सापेक्ष किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? कौन सा विशेष लक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत, क्या नाम है इसका? शाहबलूत, ये याद रखिएगा, पेड़ में नहीं पाया जाता है। किसमें? रेगिस्तानी ओक शाहबलूत पेड़ में नहीं पाया जाता। रेगिस्तानी ओक कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, ये उसकी विशेषता नहीं होती है, या फिर पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, या पत्तियां बहुत कम होना, या बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। तो देखिए ऑप्शन देखने से तो पता चल रहा है कि ये दो ऑप्शन, इन दोनों में से तो कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। पत्तियां बहुत कम होना एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कि बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, तो दोनों तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब कि इन दोनों में से ही हमारा कोई एक ऑप्शन सही होगा। क्या पूछा है? नहीं पाया जाता है। तो जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना बिल्कुल सही है। रेगिस्तानी ओक का जो वृक्ष होता है उसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती है, जहां तक उन्हें पानी नहीं मिलता है। फिर पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, ये भी सही है। वहां के लोग तनों में पाइप डाल करके पानी पीते हैं। फिर पत्तियां बहुत कम होनी, ये भी बिल्कुल सही है। क्या है कि रेगिस्तानी ओक जो शाहबलूत का पेड़ होता है उसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। और बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, ये गलत है। लेकिन इसमें पूछा क्या कि कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती, तो इस हिसाब से हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसने पूछा कि नहीं पाया जाता, तो बड़ी और बहुत सारी पत्तियां जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। फिर तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। किसके? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? देखिए 2 क्वेश्चन मैप से आए हुए हैं। 28 दिसंबर को जो एग्जाम था उसमें बस मैप से 2 क्वेश्चन मिल रहा है, और कितने शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो आप लोग सोचिए कि कितने क्वेश्चन मैप से आए रहेंगे। फिर तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछा है, तो मैप में हम लोग देख लेते हैं कि तमिलनाडु कहां पे है। तमिलनाडु देखिए यहाँ है, यहाँ है, बिल्कुल केरल के बगल में होता है इस साइड। ये होता है पूरा पोर्शन, देखिए तमिलनाडु का है। अब इससे कौन कौन से स्टेट सटे हुए हैं? पहला तो केरल है, दूसरा बेंगलोर या कर्नाटका, तीसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये 3 स्टेट जो है तमिलनाडु से सटे हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, इस साइड कर्नाटक है और यहाँ केरल है। तो कौन कौन से? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक, कक्का इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन में कौन कौन सा दिया हुआ है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये नहीं हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र देखिए यहाँ दिया हुआ है कर्नाटक के ऊपर, तो यहाँ इसकी सीमा तो बिल्कुल नहीं लग रही तमिलनाडु से। फिर आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ये तीनों स्टेट की सीमा लग रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। फिर थर्ड में क्या दिया हुआ? उड़ीसा और केरल। आंध्र प्रदेश और केरल की तो लग रही है, लेकिन उड़ीसा की सीमा देखिए तमिलनाडु से नहीं लगती, क्योंकि उड़ीसा राज्य यहाँ पे है और तमिलनाडु यहाँ पे है। किसी तरह से इसकी स्टेट की सीमा यहाँ से नहीं लग रही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हम लोग का? बी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोहन के पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। फिर
चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, ये थीम है हम लोगों के सीटेट एग्जाम में दिए हुए ना 6 थीम, उसमें से कौन सी एक थीम है? चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, ये एक थीम है। इस थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के लिए कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं आप? विद्यार्थियों को कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। तो आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे कुल्हड़ बनाना सिखाने के लिए? सामुदायिक संसाधन का उपयोग करेंगे, तकनीकी संसाधन का, या मीडिया का, या प्राकृतिक संसाधन का? तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, जो कि मोहन की कक्षा में बताया गया कि उसके पिताजी, किसके पिताजी? मोहन के पिताजी कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं, और आप विद्यार्थियों को कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? मोहन के पिताजी को ले आएंगे कुल्हड़ बनाना सिखाने के लिए बच्चों को। ये तो है नहीं कि आपको आता आप सिखाएंगे। तो मोहन के पिताजी किस में आ रहे हैं? समुदाय में आ रहे हैं ना, समाज से आ रहे हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन क्या यूज करेंगे हम लोग? सामुदायिक संसाधन का उपयोग करेंगे। समुदाय के लोग इस समुदाय में आते हैं, समाज में आएंगे, मोहन के पिताजी, उनका यूज करके हम बच्चों को कुल्हड़ बनाना सिखाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए, ये एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया हुआ था। क्या पूछा है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किससे? एनसीएफ 2005 से पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? क्या सीखने का? ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं। पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, या अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, या प्रसिद्ध की जा रही जानकारी प्राप्त करना, या अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं और नीचे एबीसी करके इस तरह से ऑप्शन है। इसमें से कौन कौन से सही है ये आप लोगों को बताना है। तो कौन कौन सा सही है? पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, बिल्कुल पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति होती है, ये भी एकदम सही है। और फिर क्या है? अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, ये भी होता है। ईवीएस सीखने का वर्णन ये भी करता है। और अधिगमकर्ता द्वारा जहां ज्ञान का सक्रिय निर्माण, इस तरह के वर्ड मिले, ये सारे ऑप्शन जो होते हैं वो अपने आप ही सही हो जाते हैं। ये सब की वर्ड होते हैं जो बताते हैं कि ऑप्शन सही है। तो अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हुए? ए, बी और डी। तो यहां पे देखिए दिया हुआ ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही हो जाएगा। कौन कौन सा? ए, बी और डी। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें क्या है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है। कौन पूछ रही है? रीता पूछ रही है अपनी मैम से कि उससे चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? नहीं, यह पर्यावरण से संबंधित मुद्दा नहीं है, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित कर रहा है। इसमें कौन सी सृजनात्मकता है कि चाय बनाना क्या बालकों को नहीं आता, उसकी ही बस सृजनात्मकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। यह ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं सही है हम लोग का। सी में क्या दिया? हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये जेंडर इक्वलिटी से क्वेश्चन आते हैं, जेंडर असमानता से जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो है। क्योंकि ऐसा लोग सोचते हैं कि लड़कियों का काम ही होता है खाना बनाना और लड़कों का काम खाना बनाना नहीं होता है, इसीलिए तो उससे रीता से चाय बनाने की अपेक्षा उसके घर वाले कर रहे हैं, जबकि उसके भाई से अपेक्षा नहीं। क्योंकि ये थॉट है, ये लोगों का जो है एक विचार है कि लड़कियां बस लड़कियों का काम होता है खाना बनाना, लड़कों का काम नहीं होता है। तो उसके साथ क्या हो रहा है? भेदभाव किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग का यह पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है। कोई भी चाय बना सकता है, उसका भाई भी बना सकता है, वो भी बना सकती है, दोनों बना सकते हैं, लेकिन अपेक्षा केवल रीता से की जा रही है। तो इसलिए यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित मुद्दा है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और क्या चौथा? हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है। यह ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। क्या कहा जाए? जल संरक्षण पढ़ाने के लिए जल संरक्षण से संबंधित कहानी, कविता और गीत इकट्ठे करना, इसे जो है संरक्षण तैयारी सिखाने का एक तरीका ये बताया गया, या वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं इसका जल बजट बनाएं। और सी ऑप्शन क्या है? जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहां जल का उपयोग अधिक हो रहा है, या उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो जल के उपयोग तथा उसके बिना कर सकते हैं। इन सारे ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, क्योंकि बच्चा इसमें देखिए इंक्लूड हो रहा पूरी तरह से। जब वो जल बजट बनाएगा कि वो और उसके परिवार के लोग जो है किस तरह से जल का यूज और मिसयूज कर रहे हैं, तो उसे अच्छे से समझ आएगा कि जल संरक्षण किस तरह से हमें करना चाहिए, कहां पर वो लोग जल को बर्बाद कर रहे हैं और कहां पर उसका यूज अच्छे से कर रहे हैं। जब वो एक बजट बनाएगा, देखेगा कि वो और उसके परिवार के लोग कहां कहां जल का यूज किस तरह कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो उसे अच्छे से समझ आएगा जल संरक्षण।
तो ये ऑप्शन नंबर बी ज्यादा सटीक है इन सारे ऑप्शन में। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम के कोऑपरेटिव लर्निंग के आवश्यक तत्व है। कौन कौन सा है कोऑपरेटिव लर्निंग के आवश्यक तत्व? विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं, या विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? विद्यार्थी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये बिल्कुल होगा सहयोगात्मक अध्ययन में कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और क्या है, विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, ये तो ठीक है। फिर जो ये तो सहयोग का नहीं हुआ। फिर क्या है, विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, क्या है, एक हेल्दी कंपटीशन करते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम में कि वो हेल्दी कंपटीशन करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये हो गया सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व। कौन कौन सा? बी एंड डी। तो बी एंड डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, बी एंड डी। आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, तभी मुझे समझ आएगा कि आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही है कि नहीं। आप लोग कमेंट करेंगे तो ही मैं आगे की वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और अगर आप लोग लाइव मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कथन दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है, इसके लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पर्यावरण अध्ययन क्या है? अंतर विषय विषय है, अनुशासनिक है, एकीकृत है, या एकल विषय है। तो पर्यावरण अध्ययन क्या होता है? एकीकृत विषय होता है। क्या होता है? एकीकृत, मतलब एक ही में सब कुछ समाया हुआ होता है। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा सब कुछ जो है पर्यावरण में देखिए समाया हुआ था। तो ये एकीकृत सब्जेक्ट होता है, क्या? पर्यावरण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन भी देखिए फिक्स होता है, हर साल पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन हर साल आते हैं, आप लोग देखते होंगे। क्या दिया हुआ है? किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है। कहां पर स्थित है? हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग एक एक लाइन पढ़ा करिए और जहां तक समझ में आए वहां तक सॉल्व करते करते आगे बढ़िए, तो आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगी। पूरा क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना चाहेंगे तो नहीं होगा। क्या दिया हुआ है कि किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है, यहां से तो हमें कोई जो लिंक नहीं मिल रहा। फिर आगे क्या दिया हुआ है? वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है वह वाई पर स्थित है, ठीक है। फिर क्या है? रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, यहां तक हम लोग को कोई लिंक नहीं मिला। फिर क्या है? अतः रोगी पहले कहां पर जाता है? ए पर जाता है, ठीक है। यहां भी कोई लिंक नहीं मिल रहा है, रोगी ए पर गया। अब आगे लिंक क्या दिया हुआ? जो ए मतलब ए कहां पर है? एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर की दूरी पर। देखिए यहां पर लिंक मिला। एक्स क्या है? रोगी का घर है, और अस्पताल जो है वो जा रहा है। तो पहले वो कहां गया? ए पर गया। और ए कहां है? नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ए कहां पे है? पूर्व में दिया हुआ है। कितनी दूरी पर? 600 मीटर की दूरी पर है, ठीक। 600 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद 800 मीटर की दूरी पर है, यहां पर देखिए। उसके बाद फिर वह बी पर जाता है। बी पर जाता है तो बी कहां है? आगे बढ़ते हैं। जो ए के ठीक दक्षिण में, ए का दक्षिण क्या होगा? नीचे की तरफ दक्षिण है ना, तो ए के ठीक दक्षिण में बी है, ठीक। यहां हो गया बी। अब ये कितनी मीटर की दूरी पर है? 600 मीटर की दूरी पर है, बी हो गया। इसके बाद वो कहां जा रहा है? सी पर जा रहा है। अब सी कहां पर है? सी बी के ठीक पश्चिम में है। अब बी का पश्चिम कहां होगा? पश्चिम हमने बताया ना, इस साइड होता है, तो ये हो गया पश्चिम साइड। ये कितनी दूरी पर है? 150 मीटर की दूरी पर। यहां हो गया सी। इसके बाद वो कहां जा रहा है? अंत में वह, यहां तक तो सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, अंत में वह वाई जहां हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचता है। अब वाई कहां है? किस दिशा में है? आगे बढ़ते हैं। जो सी के ठीक उत्तर में, सी का उत्तर कहां हो जाएगा? उत्तर हमने आप लोगों को बताया था, सी कहां उत्तर होता है? ऊपर की तरफ। यहां है उत्तर, जो कितनी दूरी है? 100 मीटर की दूरी पर है। अब क्या पूछा है? अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा। अब ये तो हो गया हॉस्पिटल वाई, और ये है रोगी का घर। अब इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए। अब यहां क्या पूछा है? रोगी के घर की दिशा, घर की दिशा पूछा हुआ है, ठीक है। तो रोगी के घर की दिशा कहां पड़ रही है? ये नॉर्थ ऊपर, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब देखिए नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। कहां? ये साउथ, नॉर्थ है और ये वेस्ट है। उत्तर है ये पश्चिम है। तो ये रोगी का घर देखिए इन दोनों के बीच में है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस आप लोगों को एक बार अच्छे से समझने की जरूरत है। ये उसका हमने सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर आप लोग खुद से सॉल्व करते हैं और नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग इससे हिंट ले सकते हैं। ये है उसका सॉल्यूशन। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में
पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती बंद होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। आप ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। किसका पालन? कि मतलब लाल बत्ती जलने पर उन्होंने गाड़ी बंद नहीं की। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? वो मतलब किस बात की उपेक्षा कर रहे हैं? उपेक्षा मतलब किस बात की जो है मान नहीं रहे हैं। तो क्या है? सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, ट्रैफिक नियम का पालन करना, या पर्यावरण के लिए चिंतित होना, या ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो इन सारे में ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा और ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा। पहला तो पर्यावरण के लिए वो चिंतित नहीं है, ईंधन वेस्ट कर रहे हैं अपना, जो पर्यावरण में पोल्यूशन फैलाएगा क्या होगा, इसलिए वो इसकी उपेक्षा कर रहे हैं कि पर्यावरण की चिंता नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं, ईंधन को वेस्ट कर रहे हैं बिना मतलब का। तो सी एंड डी ऑप्शन थर्ड में दिया हो तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे 17 के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया हुआ है? अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा दिए गए घोंसले के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों के बीच से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए इसके लिए? विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें घोंसला हटाकर गलत किया, या विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नजदीकी पक्षी अभ्यारण्य के घोंसलों का अवलोकन, इससे कुछ नहीं होने वाला है, अवलोकन करके वो लोग नहीं सीखेंगे बल्कि कार्यशाला का आयोजन करके समझाना चाहिए। तो ये एक अच्छा जो है निर्देशन है या समझाने का तरीका है क्या कि एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट में अगर आप लोगों को बस आंसर पता करना है तो मैं आंसर टिक करते चलूंगी, फिर इस तरह पढ़ने का लेकिन कोई मतलब नहीं होता जब तक समझ करके ना पढ़ा जाए। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कि निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? किसमें? रचनावादी कक्षा कक्ष में। पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, प्रश्न करना और व्याख्या करना, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ज्ञान निर्माण हेतु दे दिया, तो ये ऑप्शन तो सही ही होगा, ये की पॉइंट हो गया ना ज्ञान निर्माण। तो क्या ऑप्शन नंबर बी सही होगा? फिर क्या है? प्रश्न करना और व्याख्या करना, या पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, या विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। मतलब विद्यार्थी जो समझा सके लोगों को, इस तरह से वो अपनी जो है व्याख्या कर सके या सॉल्यूशन को बता सके, तो इसके लिए प्रेरित करना। ये दोनों जो है रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। तो बी एंड डी इसमें भी सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वह अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोबड़े से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। सारे बच्चों के घर पर अलग अलग तरीके से कपड़े धोए जाते हैं। कोई हाथ से धुलता है, तो कोई ब्रश से, कोई पत्थर पर रगड़ के, तो कोई वॉशिंग मशीन से। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा कराए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता कि उसकी सामाजिक असमानता को उजागर करना है, ये इसलिए वो व्याख्या जो है चर्चा कर रही है। विद्यार्थियों के घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने है, तो बिल्कुल ये सही हो सकता है कि आप जो बच्चे घर पर देखें कि कौन से कार्य किस तरह से होते हैं, ये कपड़े कैसे धोए जाते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ सारे बच्चे जान पाएंगे कि किसके घर पर किस तरह से कपड़े धुले जा सकते हैं, ये भी जान सकते हैं वो। और उन्हें कपड़े धोने की सही प्रक्रिया सिखाने के लिए भी। तो बी, सी, डी ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्ते इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है, नहीं, विद्यार्थी को से सूखी पत्ते इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सूखी पत्तियां जो है उस बाग में खाद का काम करेंगी, इसलिए वो सूखी पत्तियों को इकट्ठी करके बागवान की मदद करने को कहेंगे और खाद बनाने में हेल्प करेंगे। ये ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन के पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम, जो प्रयोगों के परिणाम होते हैं वो प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके, या नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। यही ऑप्शन सही होगा। परिणाम देने से बच्चे जो है उसको देख लेंगे और उस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब वो खुद जो है अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो वो अपने एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, इसलिए परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए।
या पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, नहीं, या प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जैसे विद्यार्थी याद कर सके, जहां पे याद रट्टा ये सब वर्ड आते हैं वो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाते हैं। तो जो है क्या होता है कि परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट के ची ची आवाज की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है यह सितारों के चमकने की आवाज है। आप क्या करेंगे, विद्यार्थी को सही बताएंगे यह कीट की आवाज है, या अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे, या इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे कि अगली कक्षा में विद्यार्थी सही उत्तर सीख लेंगे, या विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजे आवाज कहां से आ रही। तो इन सब में सबसे सटीक ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी है कि अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे कि उन लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया वो अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा करें जिससे वो भी समझ पाए, जान पाए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर, किस स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाने वाला केवल एक विषय है, नहीं। कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन किया जाने वाला एक विषय, नहीं। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है पर्यावरण अध्ययन, और या विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय है ये। लेकिन इन दोनों में सबसे सटीक ऑप्शन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो बालक के परिवेश से संबंधित विषय होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। क्या क्या कैसे कैसे करेंगे, पहले बीज बोना, इसको एक क्रम में लगाना है, खरपतवार या गुड़ाई करना, मृदा पोला करना, इस तरह से ये 5 हैं। तो इनमें से सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो गुड़ाई करेंगे, मृदा को पोला करेंगे, उसके बाद जाकर के उसमें बीज को बोएंगे। फिर जब बीज को बोएंगे तो उसमें जो खरपतवार जमेंगे उसको निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, प्याज को उखाड़ लेंगे, जब प्याज हो जाएगी तो उसको उखाड़ लेंगे। उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग कर देंगे। तो ये हो गया 1 2 फिर 3 फिर क्या है 4 फिर 5, इस तरह से। मतलब पहले सी फिर ए फिर बी फिर ई फिर डी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्योंकि जब प्याज हो जाएगी तो उसको जब एक गट्ठर बनाते हैं तो उसकी जो सूखी पत्तियां होती है, जिस तरह से लहसुन में भी साफ करते हैं और उसी तरह से प्याज में दोनों की सूखी पत्तियों को काट करके अलग कर देते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। फिर क्या है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी बुक से आए हुए हैं और हमने क्लास 5 की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करवाई है। आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक लेसन को हमने बहुत ही डीपली करवाया हुआ है। अगर आप लोग वीडियो देख लेंगे तो आप लोग का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए, कहां से, उडुपी से सूरत जाने के लिए 16 अक्टूबर 2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 पर मतलब 8:20 पर चलती है और अगले दिन 17 को पहुंचती। कब, 16:20 मतलब 4:20 पर सूरत पहुंचती। इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है। तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी। औसत चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय होती है। अगर औसत चाल पूछता है, स्पीड पूछता है, तो टोटल जो दूरी है, जो ये डिस्टेंस है 1440, इसके बटे समय कर देंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी दी हुई है, 1440 दी हुई है। एवरेज स्पीड पूछ रहा है ये, तो और समय कितना होता है, चूंकि वो चलती है 16 को, कितने बजे, 20:20 पर चलती है और वो पहुंचती है 17 को 16:20 पर। मतलब क्या है कि अगर वो 20:20 पर चली और अगले दिन वो 4 घंटे पहले ही पहुंच गई, अगर वो 20:20 पर पहुंची होती 17 को, तो कितने घंटे हो जाते, 24 घंटे हो जाते। लेकिन 20:20 पर चलती है और वो 16:20 पर ही पहुंच जाती है, तो कितने घंटे हो गए, टोटल 20 घंटे हो गए। 16 4 20 होता है ना, तो 4 घंटे कम पड़ रहे हैं। घटाया 20:20 से 16:20 घटाएंगे तो 4 घंटे कम पड़ रहा है ना, तो मतलब कितने हुए, 24 घंटे में से 4 घंटे कम हो गए तो 20 घंटे हो गए। तो 20 से डिवाइड कर देंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, सबको ही पता होगा, ठीक, दूरी बटे समय होता है, ये फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा। तो 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे, 2 से 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, कितना हुआ, 72 हुआ। चूंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किसमें दिए हुए हैं, मीटर प्रति सेकंड में यूनिट दी हुई है, यहाँ मीटर रहेगा, यहाँ मीटर रहेगा, मीटर प्रति सेकंड रहेगा, ठीक। तो सारी यूनिट किसमें दी हुई है, मीटर प्रति सेकंड में। आंसर किसमें आया, हम लोग को किलोमीटर में आया है। तो क्या करेंगे, अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। किससे, 5/18 से। जब किसी यूनिट को किलोमीटर से मीटर में चेंज करना होगा तो 5/18 से गुणा करेंगे, और जब किलोमीटर से किलोमीटर में तो 18/5 से उल्टा, तो ये कट जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 4 और 5, तो 4 × 20 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी सही होगा। ये शायद आप लोग को समझ आ गया होगा। आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यहाँ देखिए हमने आंसर दिया हुआ है, सोल्यूशन इसका आप लोग देख लीजिएगा, फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और ये इस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, तो आप इससे बच नहीं सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है। ये तो सबको भी पता होगा, लगभग उत्तराखंड में है। पहला नेशनल पार्क था जिसका नाम अब क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
इसका नाम अब क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक झुंड में 20 से 25 हाथियां और बच्चे होते हैं। बिल्कुल गलत है। एक झुंड में कितनी हाथियां होती हैं, 10 से 12 होती हैं। ये ऑप्शन गलत हो गया। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते हैं। गलत है। कितने रहते हैं, 14 से 15 वर्ष तक। कब तक, 14 से 15 वर्ष तक रहते हैं। ये दो ऑप्शन था हम लोगों के गलत हो गए। फिर सी वाला क्या है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक, बिल्कुल सही है, 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, ये सही है। किसी हथिनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती, ये भी सही है। सी और डी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा कि जो झुंड होता है उसमें केवल हथिनियां और हाथी जो होते हैं वो छोटे जब तक होते हैं, 14-15 साल तक के, तब तक वो रहते हैं। उसके बाद फिर वो झुंड से अलग हो जाते हैं और 10 से 12 हथिनियों और जो छोटे नर हाथी होते हैं उनका एक समूह होता है। ये तो हो गया हाथी से क्वेश्चन जो आया था। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। विज्ञान ज्ञान का निर्माण एवं ज्ञान इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया। देखिए यहाँ ज्ञान निर्माण आ गया तो ये ऑप्शन सही होगा। ये सब की पॉइंट है जिसको देख करके आप लोग, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आप लोग जो है ऑप्शन लगा सकते हैं, सही ऑप्शन लग जाएगा। क्या है कि ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। ये हो गया 29। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि 3 विभिन्न स्थानों पर जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। लेह लद्दाख में मकान पत्थर की 2 मंजिलों पर बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है, सही है। और फर्श लकड़ी के छत और सपाट होते हैं, बिल्कुल सही। मनाली हिमाचल प्रदेश में, कहां पर, मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों नहीं, बांसों के खंभों पर होगा, गलत है। बांसों के खंभों पर दे दिया तो ये यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि बांसों के खंभों पर घर असम में बनाए जाते हैं, मनाली में नहीं। फिर सी ऑप्शन क्या है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकानों की छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है, ये भी सही है। और वो मिट्टियों की गोबर से लिपाई करते हैं, उस पर जो है पेंटिंग वगैरह बनाते हैं। तो ये ए और सी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए और सी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हो गए टोटल 30 क्वेश्चन जो आए हुए थे 28 दिसंबर को। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप लोग कमेंट का इंतजार करूंगी, तो ही मुझे समझ आएगा कि आप लोगों को सीरीज क्वेश्चन समझ में आया या आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं पीवाईक्यू को या नहीं। जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।